नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। भटगांव विधानसभा क्षेत्र में चूंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि सरगुजा संभाग को 4 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री मिले हैं। 2023 में गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की और सरगुजा संभाग के एक आदिवासी लीडर को छत्तीसगढ़ का मुखिया बनाया गया है। सरगुजा संभाग आदिवासी बहुलता वाला क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी मुख्यमंत्री के बाद और 4, चूंकि इससे पहले तो 3 मंत्री थे, ताजा अभी राजेश अग्रवाल जी मंत्री बने, यानी कि 4 मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग का क्षेत्र का विकास कैसा हुआ है, सरगुजा संभाग का विकास कैसा हुआ है, अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस सिलसिले में अलग-अलग गांव गलियों में घूम रहा हूँ। चलते-चलते ग्राम सिरसी जो भैया थान के नजदीक, सूरजपुर के भी नजदीक में है, सूरजपुर जिला, यहाँ पहुंच गया हूँ। बातचीत के दौरान पता चला कि एक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका नाम है आशीष गुप्ता, और ये जब रिटायर्ड हुए और इसके बाद अपने गांव में आकर के खेती कर रहे हैं और सबसे अहम बात, आधुनिक खेती को इन्होंने अपनाया है। और हम बार-बार कह रहे हैं कि सरकार का निर्णय तो है कि किसानों की आमदनी को दोगुनी की जाए। सरकार की तरफ से किसानों के धान की कीमत बढ़ाया जा रहा है खरीदी के लिए, लेकिन उतनी आमदनी, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं और किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, उनको उतना आमदनी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लागत मूल्य बेहिसाब जा रहा है। ऐसे में आधुनिक खेती को ही अपना करके अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। इसके मिसाल हैं हमारे बीच आशीष गुप्ता जी। आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं टमाटर की आधुनिकता के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ खेती की जा रही है। साथ ही साथ ये ऑयल पाम का पौधा है, इसके बारे में भी जानते हैं। सरकार ने एक नई स्कीम लाई है, इसके बारे में पूछते हैं। शुरुआत इन्होंने की है सिरसी में, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऑयल पाम का खेती किया जा रहा है। आशीष जी, बहुत स्वागत है। जी सर जी। आशीष, आप सैनिक रह चुके हैं, देश सेवा में अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। कुछ थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, इससे पहले की खेती की बात करें, आपकी आधुनिक खेती की बात करें, और नए जो आपने एक कहीं न कहीं एक शुरुआत की है नए तरीके से, उस पर बात करें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ अपना अनुभव साझा करिए ना, देश सेवा के दरमियान के कुछ। मैं 2002 में थल सेना में भर्ती हुआ था। 2002 से मैं 2019 में रिटायरमेंट हुआ। मैं 17 साल अपना सर्विस पूरा किया। सर्विस के दौरान मैं भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, कारगिल, पुंछ, सियाचिन ग्लेशियर और श्रीनगर में बांदीपुरा, यहाँ पे सर्विस करने के बाद 2019 में मैं पुंछ से रिटायर हुआ हूँ। आशीष जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं, जिन नामों को आपने लिया, वो बेहद ही खूबसूरत इलाका है और खतरनाक भी है। सबसे कठिनाई क्या थी और सबसे मजेदार अनुभव क्या रहा? मज़ेदार, कठिनाई तो खैर देखा है तो कुछ नहीं, सब मज़ेदार ही है। अच्छा, बस ये आर्मी ही बोल सकते हैं। अच्छी बात। क्योंकि वहाँ पे हम लोग का ग्रुपिंग ऐसा होता है कि हम लोग को एहसास ही नहीं होता है हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। क्या है, हमको गवर्नमेंट की तरफ से हम कितना भी दुर्गम क्षेत्र में हो, सारा चीज़ लगभग उपलब्ध हो जाता है, कोई कमी नहीं रहता है। तो कमी नहीं रहता है तो हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और हमने तो 3-4 काउंटर इंसर्जेंसी में भी थे, राष्ट्रीय राइफल में भी था, मैं सियाचिन ग्लेशियर में था, पुंछ में था। मेरी 70% जो सर्विस है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में या तो फील्ड एरिया में रहा, जिसको वार जोन बोलते हैं, वार जोन एरिया में ही रहा। कभी इस तरह से सामना हुआ, वार में कभी आप शामिल रहे, वहाँ का कैसा अनुभव रहा? क्या-क्या ऐसी कुछ-कुछ घटनाएँ जब विदेशी जो हमारे दुश्मन होते हैं, पड़ोसी दुश्मन, आमतौर पर जो ज़्यादा खतरा जो बोला जाता है वो पाकिस्तान से रहता है, बहुत हद तक चीन से भी रहता है, और दोनों सीमावर्ती क्षेत्र में आप काम किए हैं, कैसा अनुभव रहा है? हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। 2002 में हम लोग शुरू में ज्वाइन किए थे, उस समय ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, जब हमारे संसद भवन पे हमला हुआ था। उस समय हम लोग लगभग 6 महीना एक्टिव मोड में ही रहे, वार मोड में रहे, हालांकि वार नहीं हुआ। तो उस समय हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समय हम बिल्कुल नए थे और वो हमारी सर्विस का बहुत अच्छा दिन था। इसको बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसी घटना का सामना करना पड़ा था, जहाँ पर कहीं न कहीं देखिए दिल और हर एंगल से सेना, हमारे आर्मी तो फौलादी जंग के लिए तैयार रहते हैं और बहुत बड़ा कलेजा लेके रहते हैं, होते हैं नो डाउट। लेकिन कभी ऐसा कोई घटना को देखते हुए आपको लगा कि थोड़ा-सा सहम से गए हों, या ऐसा लगा हो कि यार बड़ा गज़ब का सामना करना पड़ता है? जैसे हम लोग राष्ट्रीय राइफल में थे, 13 आरआर में। तो उस समय हम लोग का ऑपरेशन लगातार चलता रहता था। हम लोग कई मिलिटेंट
को मारे भी, कई को सरेंडर भी करवाए। और कहने का मतलब उससे आर का एक फॉर्म ही है कि आपका काम सिर्फ मिलिटेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करना, और गुरिल्ला युद्ध बोल देंगे, छापेमार पद्धति से। जैसे हमको सूचना मिला कि भाई फलाने पहाड़ी में सिग्नल मिला है, या तो हमें इंटरसेप्ट कहीं से कोई जानकारी मिला, तो उस पर सिर्फ हमको कार्डन करना, सर्च करना, और अगर वहाँ पे मिलिटेंट मिले तो ऑपरेशन भी करना है। तो वो 2.5 साल हम लोग का थोड़ा कष्ट में कहा जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा था। इसमें कभी-कभी अनुमति की ज़रूरत होती है, बगैर अनुमति का शायद आप लोग कदम नहीं उठा सकते। कितना कनेक्टेड रहते हैं और ऐसा क्रिटिकल कंडीशन में जहाँ पर अनुमति बहुत तत्काल ज़रूरत होता है, तो कैसे होता है? उस वक़्त की डीलिंग के बारे में कुछ बताइए। हमारे समय में तो खैर ये समस्या नहीं था। जब हमारे जो कमांडर थे, ऑफिसर थे, लगभग हर कॉर्डन सर्च से पहले हम लोग फ्री हैंड रहते थे, लगभग पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से। और ये आज़ादी होनी चाहिए आर्मी को। चलिए लौट करके आते हैं आशीष, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आप देश सेवा किए हुए हैं और मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है। मैं कहता हूँ कि पुलिस का ही एक हिस्सा मानते हैं, हालाँकि आर्मी अलग-अलग पार्ट है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती और जिनके साये में मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सैल्यूट है आपको, आपने सर्विस दिया है और आपने हमें सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वापस लौट करके आते हैं आशीष और बात करते हैं आपकी नई तकनीक की खेती के बारे में। आप रिटायर हुए हैं 2019 में। शुरुआत आपने नई तरीके से नई तकनीक के साथ कब की और क्यों की? क्यों करना चाहा? मैं 2020 से ही नई तकनीक से खेती करना स्टार्ट कर दिया था। हालाँकि उस समय मेरे पास थोड़ा अनुभव कम था, तो 1-2 बार नुकसान भी हुआ मुझे खेती में। मैं खीरा, टमाटर का ही ज़्यादा खेती किया हूँ, और आगे भी इसको जारी रखूँगा। अब क्या है, अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा जो लागत कम हो गया और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है लगभग। और खेती करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं देखता हूँ यहाँ पे जो हमारे यहाँ बहुत नवयुवक हैं, और लगभग सभी के पास पर्याप्त ज़मीन और संसाधन है, लेकिन पता नहीं इस तरह इनका रुझान नहीं है। इनका रुझान कहीं 10,000 12,000 की नौकरी मिल जाए तो चले जाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप खेती कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो 20 से 25,000 रुपये आप महीने में आराम से कमा सकते हैं, उसमें नो डाउट है, और एकदम फ्री स्टाइल कमा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोझ भी महसूस नहीं, किसी के दबाव में भी नहीं आना है, किसी के अंडर में काम भी नहीं करना है। हाँ, वही बात है। तो ये बताइए कि ये टमाटर की खेती बड़ा सुंदर लग रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो इसके लिए टमाटर की खेती के लिए क्या करना पड़ता है? क्या-क्या स्टेप शुरू में होते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट होता है? कितने एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट? थोड़ा-सा डीप बताइए। मेरे को लगता है अगर हम ग्राफ्टेड टमाटर खेती करते हैं 1 एकड़ में, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। प्रारंभिक में आपको बेसल वगैरह डालना पड़ेगा, मेड़ तैयार करना पड़ेगा, गुड़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गोबर डालना पड़ेगा। फिर पौधा तैयारी करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें प्री प्रकाशन के तौर पे आपको फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और ग्रोथ के लिए आपको टॉनिक वगैरह चलाते रहना चाहिए। और चलिए ये तो है, इससे बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है, आप संतुष्ट हैं? वैसे तो आपको पेंशन भी मिल रहा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया आपने बनाया है। हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ इससे। कितना इनकम हो जाता मैं है? लगभग साल में 4 से 5 लाख रुपए धान और टमाटर, खीरा करके आराम से बचा लेता हूँ। वो बचत होता है, हाँ, सारा खर्चा काट के। हाँ, खर्चा काट के बचत है। हमने सुना बातचीत के दरमियान ये ऑयल पाम की खेती की शुरुआत आपने करी है। मुख्य तौर पर हम इसी पर चर्चा करना चाह रहे थे कि इसके बारे में बताइए, ये नई शुरुआत गवर्नमेंट ने करी है और इससे क्या होगा, कितने सालों में फ़ायदा होने वाला है, कब इसका प्रोडक्शन मतलब होना शुरू हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा, कितना देख-रेख करना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है खाद के तौर पर, पानी तो खैर चाहिए ही चाहिए। खाद के तौर पे जैसे अभी तो बरसात में कोई ज़रूरत नहीं है, जगाते समय हम लोग लगा दिए हैं जो लगाना है। उसके बाद गर्मी के समय इसको गुड़ाई करना है, और गुड़ाई के बाद पानी में मेरे पास जो ड्रिप का है, तो सोच रहा हूँ पूरा कनेक्शन इसी से करवाऊँगा, ड्रिप से। और खाद का जो भी ज़रूरत होगा आगे से बोले हैं कि हम जानकारी देते रहेंगे। अभी तक से बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिला है, लेकिन नॉर्मली जो पौधे में तैयार करने के लिए आपका डीएपी डाल दिए, गोबर डाल दिए, पानी दे रहे हैं लगातार, लगभग प्रोडक्शन होगा तो पेड़ है। अच्छा, इसकी लाइफ क्या है? बात किया जाए। इसकी लाइफ है लगभग 4 साल में आपको फल लगना शुरू हो जाएगा, और ये 25 से 30 साल तक कंटिन्यू चलेगा। अपनी देख-रेख के ऊपर है, अगर हम पानी टाइम से दे रहे हैं। क्या गर्मी समय में पौधे को पानी मिलेगा तो फल अच्छा लगेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे इंसान को भी खाना मिलेगा तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा शरीर के भीतर, काम ज़्यादा कर पाएँगे, ठीक उसी तरीके से ये भी काम कर पाएँगे। इससे क्या बताया गया है जब इसके बारे में जानकारी ले रहे थे? कितना प्रॉफ़िट होगा?
कैसे होगा? इसकी मार्केटिंग के बारे में? इसकी मार्केटिंग के बारे में तो हमें पहले ही बताया गया था कि भई ये मलेशिया, सिंगापुर और चाइना से ऑयल जो होता है पाम ऑयल हम आयात करते हैं। तो भारत सरकार का एक उपक्रम है, इनका एक सोच है कि भई हम हमारे यहाँ खेती के तौर में इसको इस्तेमाल करें और हमारा जो आयात है उसमें कमी लाया जाए और हमारे देश में ही इसका उत्पादन हो। इसका उपयोग ये लोग पहले दंतेवाड़ा और महासमुंद साइड में हुआ था। इस जिला में पहली बार आया है। सूरजपुर जिले में पहली बार है। और कितने किसान अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं ये ऑयल पंप का? हमारे गाँव से हम लोग 3-4 किसान लोग शुरुआत किए हैं। ये पहला है जिले भर में क्या? जिले भर में और दिए हैं लेकिन शुरुआत यहीं से हुआ, मेरे यहाँ से शुरुआत हुआ था। माननीय कलेक्टर महोदय भी आए थे। आपके इस जगह पे कलेक्टर साहब आए थे? जिस दिन इसका लगा रहे थे उस दिन आए थे। अभी क्या है, कभी फीडबैक लेने के लिए आते हैं जो जानकार होते हैं, कृषि वैज्ञानिक जो इसके बारे में समझ रखते हैं, वो कभी आकर के इसका मूल्यांकन करते हैं कि सही कंडीशन में है, ग्रोथ लेवल कैसा है, या आपको खुद समझ है, आप जान रहे हैं कि सही कंडीशन में? बीच में एक गौतम सर करके हैं, उद्यानिकी विभाग से हैं, वो आते हैं और उनसे कनेक्ट में रहते हैं और थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में। पौधा पेड़ है, इसको बस बचाना है अपन को, तो बचा लेंगे, ऐसा कोई समस्या नहीं। इसके तरफ, इस खेती की तरफ किसान भाइयों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कितना लागत, कितना खर्चा आता है, कितना 4 साल आपने कहा कि इंतज़ार करना पड़ेगा, और पर्याप्त जिनके पास भूमि नहीं है वो क्या इसका उपयोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितने एरिया को प्रभावित करता है? थोड़ा इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। देखिए, अभी ये 4 साल तक तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। हम लोग इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए मैं धान लगा लिया हूँ, टमाटर भी लगा है, उधर भी धान लगा है, बीच में बहुत गैप है। हम खेती अभी 4 साल 5 साल तो कर सकते हैं। अगर जब ज़्यादा पेड़ हो गया, अगर छाँव हो गया, तो आप हल्दी में जा सकते हैं, आप अदरक में जा सकते हैं। फिर भी इनकम किया जा सकता है और साथ में खेती की जा सकता है। तो आप संतुष्ट हैं आशीष जी बहुत खेती से? किसानों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो किसानों को यही बोलना चाहूँगा कि किसान तो खैर ठीक है, जो हमारे से बड़े या हमारे पिताजी की उम्र के थे वो तो किसानी करते हैं, लेकिन आज के जो नवयुवक हैं वो उनका खेती की तरफ पता नहीं क्यों रुझान नहीं है। मैं देखता हूँ अगर उनको कोई बोलेंगे 9,000 में नौकरी करने जाना है तो जाके तैयार हो जाते हैं तुरंत, लेकिन अपने पापा या अपने पिताजी माताजी के साथ खेती की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। जबकि यहाँ पे मैं बोलता हूँ हर नौकरी से अच्छा पैसा है और एकदम सुकून है। आप अपने टाइम पे आओ, अपना काम करो, खाओ पियो सूतो, फिर अपने टाइम पे आओ, अपना काम करो, आराम करो। किसी तरह कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, आपको काम और मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कितने वर्कर्स रखते हैं, खुद ही करते हैं? इसमें आप क्या करते हैं, आपके वर्कर्स क्या करते हैं, आप दोनों की भूमिका क्या होती है? मेरा अभी तो इस टमाटर में वर्कर बहुत कम ही मैं रखा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों सुबह लगभग 9 बजे नाश्ता वास्ता करने के बाद आते हैं, 11 साढ़े 11 बजे घर चले जाते हैं और उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे आते हैं, 5-6 बजे तक यहाँ काम करते हैं और चले जाते हैं। वर्कर बहुत कम जब लगाते हैं उस समय, या जब तुड़ाई उड़ाई होगा उस समय। देखिए, जिस एरिया में मवेशियों का खतरा रहता है खेती बाड़ी करने में, आपने बताया बातचीत के दरमियान कि 4 एकड़ का प्लॉट है यहाँ, और लगभग 4 एकड़ जमीन को आपने ये तारों से घेरा हुआ है। कितना खर्चा लगा है? आप 1.5-2 लाख के आसपास। 1.5-2 लाख में पूरा 4 एकड़ का प्लॉट पर यहाँ घेर, कहाँ से सब व्यवस्था किए थे? खुद से किए थे, खरीदे से? थोड़ा आइडिया दे दीजिए कुछ। खरीद के व्यवस्था किए थे। सूरजपुर जिले में? सूरजपुर जिले में बहुत दुकान है, कहीं भी ले सकते हैं। ये तो आप 2-4 साल पहले किए होंगे तो शायद अब महंगाई कुछ बढ़ गया। हाँ, अभी बढ़ गया होगा, लेकिन आपके करने ऊपर, आपका वर्कर में भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आप स्वयं गड्ढा उठा कर रहे हैं। ये तार नुकसान नहीं होता है? मतलब ये बारिश में जैसे वो होना, जंग लगना। तो अभी तक तो नुकसान नहीं हुआ। अभी जैसे गर्मी आएगा मैं एक बार इसमें मोबिल पूरा पोतवा देता हूँ या खुद पोत देता हूँ एवरी ईयर। मतलब जून जुलाई आएगा उस समय थोड़ा सा गाड़ी उड़ी का खराता है मोबिल, तो मोबिल को पूरा डाल देते हैं, तो उससे पानी कम रुकता है। कम रुकेगा तो जंग कम लगेगा। क्या क्या खेती करते हैं आशीष आप? ये टमाटर और ऑयल पाम ऑयल पाम हो गया। अभी महोगनी का भी पौधा लगाया हूँ 50 डिसमिल में, महोगनी का। ये इसके बारे में? ये आपका इमारती लकड़ी है, आपको सागौन से बोलते हैं, कास्टली लकड़ी है। अच्छा, उसकी उम्र क्या है, कितने सालों में तैयार हो? बोल रहे हैं कि 6 से 7 साल में आपका यूकेलिप्टस की तरह तैयार होगा वो, लेकिन वो महंगा बिकता है। उस साइड में मैं आपको लगाया हूँ महोगनी का पौधा भी। वाह, उसके पौधे कहाँ उपलब्ध हुए आपको? वो कोई महासमुंद साइड से कुछ लोग आए थे, पौधे के थ्रू, कुछ कंपनी के थ्रू आए थे। तो मेरा एक भाई, कितना खर्चा लगा उसका एक पौधे का? 132 रुपए का एक पौधा आया था। लगभग 50 डिसमिल में मैं 84,000 कुछ रुपए का पौधा मंगाया। इतना आपने इन्वेस्ट किया है, भरोसा है उसमें भी कामयाबी मिलेगी?
हाँ है कि क्यों आप पैसे वाले हैं, ऑलरेडी पेंशन और बहुत सारा है, तो नहीं। आपको फिक्र नहीं होता है, डालो, एक्सपेरिमेंट करो। ऐसा कुछ नहीं है, हम यूकेलिप्टस लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, तो भी तैयार होगा। हो सकता है वो थोड़ा लेट करे, जो समय बताएं उस समय पे ना हो, सागौन की तरह थोड़ा लेट हो, लेकिन होगा, क्यों नहीं होगा। अगर हम खेती करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका समय के अनुसार शायद ना हो, हम उसको पानी देंगे, खाद देंगे, तो क्यों नहीं ये चलेगा। जमीन आपने खरीदा हुआ है या आपके दादा परदादा का, ये मेरा पूर्वजों का? एक खरीदा हुआ जमीन है, मैं सर्विस में था उसी दौरान इसको खरीदा था। चलिए आशीष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने न केवल देश की सेवा की है, बल्कि अब खेती से किसानों की सेवा कर रहे हैं। आपके उपजाए हुए जो सब्जी है उसको काफ़ी लोग खा करके तंदुरुस्त होंगे। लेकिन मैंने तंदुरुस्त शब्द का इस्तेमाल किया, पर खटकता है मेरे ज़हन में, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। इसमें अभी हम आए थे तो दवाइयों का छिड़काव हो रहा था। आजकल की जो खेती है, चाहे वो धान की, गेहूँ की हो, सरसों की हो, सब्जियों की खेती, उसमें दवाइयों की बेहिसाब छिड़काव किया जाता है ग्रोथ को करने के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, और वो कहीं न कहीं इंसानी जीवन के लिए ज़हर है। तो कोई नया तरकीब अपनाया नहीं जा सकता? नया तरकीब में हम लोग दो चीज़ देखिए, यहाँ पे हम खाद तो मैं बिल्कुल शून्य के बराबर किया हूँ। मैं तकरीबन मेरा इसमें गोबर 2 गाड़ी लगभग डाला हूँ, 2 ट्रैक्टर पूरा गोबर है। और रही बात अभी जो छिड़काव कर रहा था, कीड़ा का छिड़काव आपको हर 15 दिन में लगभग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बरसात के सीज़न में थोड़ा कीड़ा ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक है आशीष, मैं समझता हूँ आपकी बात, और ज़ाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर कोई कीड़ा खा करके हमारे फसल को नुकसान करेगा तो हम उसका दवाई कराएँगे ही कराएँगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप सरकारी योजनाओं से भी जुड़े हुए हैं और उद्यानिकी विभाग से भी जुड़े हुए हैं, अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं, कभी कृषि वैज्ञानिकों से या इस तरह के जानकार लोगों से क्यों नहीं कहते कि भई अगर प्योर ऑर्गेनिक तरीके से क्या कीड़ों को, जो कीड़े लगते हैं, उनको मारने का कोई मेडिसिन क्रिएट नहीं किया जा सकता है? क्यों खाद परोसा जाए हमारे देश की जनता को? देखिए, उसके बारे में 1-2 बार सलाह लिया था और प्रयास भी किया था। कुछ महिला समूह के द्वारा हमें पता चला था कि गौमूत्र हो गया, नीम का पत्ता बॉयल करके किए थे। सक्सेस है, लेकिन तत्काल उसका लाभ नहीं लाभ नहीं मिल मिलेगा, तब तक किसान को लॉस हो जाएगा। पाया। उसको प्रिवेंटिव तौर पे किया जा सकता है और हमने 1-2 बार किया भी है। ये आर्थिक रूप से फायदे के लिए तो ठीक है, आप संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से बीमारियों में भी तो बढ़ोतरी हो रही है दिन-ब-दिन। सब्जियों, न केवल मैं टमाटर की ही बात नहीं करूँगा, तमाम ऐसी सब्जियाँ हैं और उसमें बेहिसाब केमिकल डाला जाता है, दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, और उसका प्रभाव ये है कि आजकल कैंसर, न केवल अलग-अलग तरह की बीमारियों का उपज हो रहा है, जो हम आज से, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, 15-20 साल, 25 साल पहले को झाँकिएगा तो पता चलता है कि ऐसी कोई बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो आज नज़र आती हैं, वो उस वक़्त नहीं आ रही थी। देखिए, उसके 2-3 कारण बोला जा सकता है। पहला, एक तो मार्केटिंग भी बहुत खराब हो गया। मार्केटिंग इसलिए, पहले एक ज़माना था जब सिर्फ़ सीज़नी हम लोग सब्जियाँ का इस्तेमाल करते थे। आजकल क्या है, हाई-टेक जो आ गया खा रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं कि भई हमको आमदनी होना चाहिए, अच्छा ग्रोथ करना है और समय के अनुकूल अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हमें दवाई और खाद में जाना पड़ेगा। अगर समय के साथ हम खेती कर रहे हैं, जिसका जो सीज़न है, तो आपको ये समस्या नहीं आएगा। लेकिन अभी जो आपने टमाटर की खेती की है, तो समय का अनुरूप नहीं माना जाएगा? नहीं, इसको नहीं माना जाएगा। बरसात का जी। सीज़न। चलिए, कुछ भी हो आशीष, और आप ऐसे इसी तरीके से एक बदलाव लाइए, और मैं तो चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक खेती करें, ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी का उपज करें, और उसको सरगुजा संभाग में एक नई मिसाल के तौर पर आप जाने जाएँ, क्योंकि आप एक जैसे लगे बहुत ही युवा ही हैं। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरा 44 साल। अच्छा 44 साल वाले आप युवा हैं, लगते नहीं है, उम्र में बहुत कम लगते हैं, और आप एक बदलाव लाइए, सरगुजा संभाग में एक मिसाल बनिए, मेहनती हैं, आप खुद इसी पोशाक में हैं, आपने कहा कि हम लेबर भी नहीं रखते, पति-पत्नी आप लोग खुद मेहनत करते हैं, तो एक मैसेज है किसानों को कि इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन मेरी ये थिंकिंग है, जिस तरीके से मैं दुनिया को पढ़ता हूँ, हमारे संभाग को पढ़ता हूँ, हमारे देश को पढ़ता हूँ, प्रदेश को पढ़ता हूँ, उसमें ये जो केमिकल है, और गवर्नमेंट की कई, आप तो बीजेपी से भी शायद सरोकार रखते हैं, आप ज़रूर शायद प्रोटेक्ट करेंगे अपनी पार्टी को, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की नीतियाँ भी सही नहीं हैं। जैसे किसान को लाभान्वित करने की बात कही तो जाती है, पर किसान क्या लाभान्वित हो पाते हैं? 2022 में कहा गया था कि मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन आपको लगता है कि दोगुनी हुई है? आपसे पूछते हैं, साधारण किसानों से, जो शायद उतने शिक्षित नहीं होते हैं, आप तो शिक्षित हैं, आप देश की सेवा किए हैं। मोदी जी की कही गई बातें सफल हुई हैं क्या? अभी सफल नहीं हुई, लेकिन सफल हो सकता है। उस समय अभी किसानों को भी आगे आना पड़ेगा।
क्या आप जैसे किसान अगर देश के भीतर कहा जाए तो महज 2-3% ही होंगे। हाँ, वो आप ठीक है। किसान क्या है, उनको कुछ चीज़ें उपलब्ध भी नहीं हो पाता। जैसे वो पारंपरिक अपना खेती में रहते हैं, उनके पास अगर ज़मीन है तो कुआँ नहीं है, कुआँ है तो बाउंड्री नहीं है, कई समस्या उनके पास भी हैं। और एक तो इस पर काम करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। हाँ, इस पे अगर आप एक तरफ वायदे करते हैं कि हम आपकी आमदनी दोगुनी करेंगे, तो आप मूलभूत जो समस्याएँ हैं किसानों की, उस पर काम करना चाहिए, पहला। दूसरा बात, जैसे अभी मोदी जी ने स्किल इंडिया की एक शुरुआत करी थी कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएँगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल्स क्रिएट करेंगे, लोगों में स्किल्स डालेंगे। लेकिन किसान और कृषि पर मैंने नहीं देखा। आपको लगा है कभी, आपने देखा इस तरह की कोई कार्यक्रम सरकार की तरफ से किए गए हों? अभी तक से तो नहीं। खेती की तकनीकी ज्ञान की तरफ कभी कोई ऐसा प्रशिक्षण केंद्र हो, या किसान भाई वहाँ नज़दीकी स्थान है, वहाँ बाहर तो ले जाया जाता है कुछ योजनाओं के तहत, कभी दिल्ली, हरियाणा, एक बार मैं भी गया था। लेकिन स्थानीय होना चाहिए ताकि बहुत सरलता से किसान जा कर के प्रशिक्षित हो सके, सीख सके और उसको अपने जीवन में उतार करके। इसके लिए विकासखंड स्तर पे जो कृषि विकास अधिकारी लोग रहते हैं, मेरे हिसाब से उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। लेकिन उतने सक्रिय नज़र आते हैं? आप ईमानदारी से बताइए, आपकी सरकार भी है, पर बोलिए। ऐसी बात नहीं, उतनी ईमानदारी सक्रिय तो खैर नहीं आते हैं ना, तो उतना बता नहीं पाते हैं। चलिए, हर एक पहलू पर आपने बात किया आशीष, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सूरजपुर जिले के सिरसी ग्राम के आशीष कुमार गुप्ता जी, पूर्व सैनिक हैं और अभी नए तकनीक के साथ खेती कर रहे हैं। हमने बहुत अलग-अलग पहलुओं पर इनसे बात किया। ये बातचीत का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके मित्रों, आपके अपनों, अपने परिवारों के सदस्यों के बीच लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में नए होंगे या हमारा बातचीत या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, स्नेह हमें दीजिएगा। मेरे सहयोगी दीपक धुर्वे के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।